जुर्म की दुनिया बहुत ही अजीब है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। आज मैं एक ऐसे भोपाल की सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ जिसमें सस्पेंस और थ्रिलर दोनों आपको नज़र आने वाला है। नमस्कार, आदाब, मैं महेश तिवारी आप सभी के बीच क्राइम अलर्ट में आज एक सच्ची घटना भोपाल के बारे में बताने वाला हूँ। भोपाल का एक छोटा सा गांव होता है जहां पर एक आदमी जो है आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा होता है और करीब आजीवन कारावास के करीब 5-6 साल उसने गुजार भी लिए होते हैं। तभी उसके पिता की मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद पैरोल पे उसे करीब 15 दिन की छुट्टी दी जाती है। और कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। इसी बीच उसके मन में ऐसा ख्याल आता है कि पिता की मृत्यु के बाद शायद उसे दोबारा पैरोल मिले ना मिले, इसलिए कुछ ऐसी घटना को अंजाम देता है जिससे कि वो ये सोचता है कि वह कानून के नज़रों से बच जाएगा। पर कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून बेशक अंधा होता होगा पर इसके हाथ बहुत लंबे होते हैं जो मुजरिम के गिरेबान तक जरूर पहुँच। आज की सच्ची घटना कानून के इस लंबे हाथ को दिखाने का काम करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहानी है भोपाल के रहने वाले एक आम आदमी की जो भोपाल में रहते हैं और अपने पड़ोसी के मर्डर के केस में उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। ये जो आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है उन्हें करीब 2016 के समय था वो, और इस तरह से करीब 3 साल गुजर जाते हैं। 29 जून 2019 को भोपाल में मिला था एक कैदी का शव और इसके बाद इस क्राइम सीन को पुलिस को सुलझाने में वाकई में पसीने छूट जाते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ जुर्म की सच्ची घटना के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल में एक आदमी जो है करीब 3 साल तक आजीवन कारावास के कुछ साल गुजार लिए होते हैं। तभी उसे अपने पिता की मृत्यु की खबर मिलती है और पिता की मृत्यु के खबर के बाद उसे 15 दिन की पैरोल दी जाती है। 15 दिन के पैरोल देने के बाद आखिरी दिन था और उसके मन में ये ख्याल आता है कि अगर इस बार पैरोल ख़त्म हो गया तो पिता की मृत्यु के बाद शायद उसे दोबारा पैरोल ना मिले और ज़िंदगी भर उसे इन जेल की काल कोठरी में ही बिताना पड़े। जिस कैदी की बात मैं कर रहा हूँ उसका नाम है राजेश परमार और उम्र करीब 34 साल का है। 2014 में उसने हत्या की थी और 2016 में उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उम्र कैद की सज़ा सुनाने के बाद उसे 15 दिन का पैरोल दिया गया था पिता की मृत्यु के बाद, और 15 दिन के इस पैरोल में करीब 14 दिन गुजर जाते हैं। 14 दिन गुजरने के बाद उसके मन में ये ख्याल आता है कि क्यों न कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि कानून और लोगों की नज़र में उसकी मृत्यु हो गई हो पर दुनिया की नज़रों से बचकर कहीं आम जिंदगी वो आराम से जी सके। इसी चीज़ के बारे में सोचते सोचते उसे अपने एक दोस्त का ख्याल आता है और उस अपने दोस्त को फ़ोन करता है। दोस्त को फ़ोन करने के बाद अपने दोस्त को इस बारे में सारी जानकारी वो बताता है। ये जो दोस्त होता है वो कोई और नहीं उसका पुराना किराएदार होता है जो कि अभी किसी और मकान में रह रहा होता है। बात तो ये भोपाल की है। जब दोस्त इसकी कॉन्स्पायरेसी के बारे में सुनता है तो पहले तो वह हाथ खड़ा कर देता है। वो कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ इस जुर्म में किसी भी तरीके से सहयोग नहीं कर सकता। पर राजेश परमार नाम का वो कैदी अपने दोस्त को अपने इमोशन के साथ जोड़कर अपने पाले में कर लेता है और इसी के बीच में एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया जाता है। अब ये घटना कौन सी है ये मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार ढंग से। होता यह है कि राजेश परमार के मन में ये विचार आता है कि क्यों ना एक झूठी सुसाइड केस को बनाया जाए। अब जब झूठी सुसाइड केस बनाना था तो इसके लिए किसी न किसी की मौत होनी ज़रूरी थी, क्योंकि पुलिस जो है वो आपका प्रूफ पर काम करता है। जब तक डेड बॉडी नहीं होगा तब तक पुलिस किसी भी मौत को मौत नहीं मान सकती है। तो इसी सोच में ये दोनों दोस्त जो हैं रात के समय में निकल जाते हैं और तभी राजेश की नज़र एक युवक पर पड़ता है जो कि करीब उसी के हम उम्र और उसी के तरह हाइट के बराबर होता है।
तभी इनके मन में एक खतरनाक प्लान बनता है और वह उस युवक को अपने साथ बहला फुसलाकर अपने घर लाते हैं, उसके साथ पार्टी मनाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा शराब पिलाई जाती है जिस युवक को बहला फुसलाकर लाया जाता है। शराब पिलाने के बाद उस युवक का गला दबाकर मर्डर कर दिया जाता है। मर्डर करने के बाद अब कहानी में एक्चुअल थ्रिलर आना शुरू होता है, सस्पेंस भी कह सकते हैं। अब क्या किया जाता है, उस युवक के हाथ पैर बांधकर उस युवक को लटकाया जाता है और लटकाने के बाद कुछ पेपर और पेट्रोल देकर आग लगा दी जाती है। ये सारी घटना जो है घर के अंदर ही होता है, जो कि राजेश परमार का घर होता है। राजेश परमार के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ होती है, जो कि राजेश परमार जो है किसी पूजा पाठ के लिए उसे जो है किसी धार्मिक स्थल पर भेज देता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उस लाश को जला दिया जाता है। उसे सुसाइड का रूप रंग देने के लिए भरपूर कोशिश की जाती है। कोशिश ये की जाती है कि किसी भी तरीके से पहचान ना हो सके कि आखिर ये डेड बॉडी है किसकी। इसके लिए शरीर के ऊपर के पार्ट को बहुत ही बुरी तरीके से जला दिया जाता है, जिससे कि लाश की पहचान ना हो सके। उसके बाद राजेश परमार के द्वारा सुसाइड नोट लिखा जाता है। सुसाइड नोट में वो बताता है कि मैं अपने मौत के लिए खुद ही जिम्मेदार हूँ, मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ, इसीलिए मैं अब सुसाइड करने जा रहा हूँ। इन्होंने ये सोचा था कि शायद इस तरह से अगर थ्योरी बनाया जाए तो पुलिस उनकी बातों पर विश्वास कर लेगी और कर भी लेती है, और वो ज़िंदगी भर के लिए आराम से किसी दूसरे शहर में जाकर अपना रोजी रोटी कमाकर जीवन यापन कर सकता है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये खबर पुलिस तक पहुंचती है, जेल प्रशासन भी अलर्ट पर हो जाता है कि जिस युवक को पेरोल ख़त्म हो रहा था, जिस युवक को जेल आना था दूसरे दिन, वो युवक जो है सुसाइड कर लेता है। तो उसके केस को क्लोज करने के लिए पुलिस के तरफ से इशारा मिलने का इंतज़ार किया जाता है। पुलिस भी मान लेती है कि ये वही युवक है जिसका पेरोल ख़त्म हो रहा होता है और जो आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहा होता है। अब जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उसी कानूनी प्रक्रिया में उस युवक का पोस्टमार्टम किया जाता है। अभी तक तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा था कि ये जो है सुसाइड करने वाला युवक राजेश परमार ही होता है, लेकिन उसके बाद जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट को देखकर पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि युवक की मृत्यु जलने से नहीं होती है, युवक की मृत्यु गला घोटने से होती है। अब पुलिस ये सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक युवक जो घर के अंदर अकेला होता है, आखिर उसकी गला घोटकर कोई मार कैसे सकता है। पुलिस उस समय जो नए नए एसपी आए थे, बहुत तेज़ तर्रार एसपी थे, उन्होंने इस घटना को अलग अलग एंगल से, अलग अलग फ़ोटो से, अलग अलग तरीके से जांच करना शुरू कर देते हैं। जांच के क्रम में ये पता चलता है कि जितने भी फ़ोटो थे उन सारे फ़ोटो में एक चीज़ कॉमन था कि नीचे का जो पोर्शन था वो जला हुआ नहीं था और ऊपर का पोर्शन बहुत बुरी तरीके से जला हुआ था। दूसरी चीज़ कि जिस युवक का मृत्यु जलकर होने से होता है उसके कभी भी पैर एक साथ जुड़े हुए नहीं रह सकते। पुलिस अपनी थ्योरी पर काम कर रही होती है और ये बात भी सही है कि जिस युवक की मृत्यु जलकर होगी कभी भी उसके पैर जुड़े हुए नहीं रहेंगे, तभी पॉसिबल है जब हाथ पैर बांध दिया गया हो। पुलिस इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेती है कि हो न हो ये मरने वाला युवक कोई दूसरा हो। अब पुलिस के पास ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि आखिर ये मरने वाला युवक है कौन। बाकी पड़ोसियों से बात विचार किया जाता है, पड़ोसियों से पूछा जाता है, मोबाइल सर्विलांस लगाया जाता है और ये चीज़ कंफर्म हो जाता है कि मरने वाला युवक राजेश परमार नहीं होता है। अब पुलिस इस उधेड़-बुन में रहती है कि अगर ये युवक राजेश परमार नहीं है तो आखिर ये मरने वाला युवक है कौन। जब जांच रिपोर्ट किया जाता है उसी बीच में राजेश का जो पुराना मोबाइल नंबर था उस नंबर पे सर्विलांस लगाया जाता है तो देखता है कि कुछ नंबर से बार बार राजेश के पास फ़ोन आते थे या फिर एक आदमी जो है परिचित उसके साथ जेल में भी बार बार मिलने आता है।
पुलिस उस युवक के बारे में जब पता लगाने की कोशिश करती है तो पता चलता है उस युवक का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ है। पुलिस अब ये मान चुकी थी कि हो न हो इस युवक का भी किसी न किसी तरीके से इस घटना में हाथ हो सकता है। पुलिस जो है सर्विलांस पे जब फ़ोन लगाती है तो समय के साथ ये पता चलता है कि जिस युवक का पुलिस खोजबीन कर रही है, जो कि राजेश परमार का दोस्त होता है, किराएदार था, उसका लोकेशन गुजरात में मिलता है। गुजरात पुलिस के सहयोग से पुलिस जो है उस युवक को ढूंढ कर ले आती है, जो कि राजेश परमार का दोस्त होता है। और वो युवक जिस तरह का थ्योरी बताता है, पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। युवक के द्वारा बताया जाता है कि मरने वाला युवक एक मजदूर था, जिसको कि बहला फुसला कर पार्टी के लिए घर पर बुलाया जाता है और उसका गला घोंटकर मर्डर कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर जो युवक राजेश परमार है, आखिर वो है कहाँ? जब तक उसके बारे में खबर नहीं लगेगी तब तक पुलिस किसी भी थ्योरी के बारे में सच नहीं मान सकती है। इसी खोजबीन में पुलिस लगी रहती है। तभी राजेश परमार का, जो कि उसके पास कोई पुराना सिम होता है, उसके दोस्त के पास फ़ोन आता है। पुलिस की मौजूदगी में ही वो दोस्त पूछता है, राजेश परमार अपने दोस्त से पूछता है कि वहाँ कुछ ही तरह का कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसका दोस्त पुलिस की मौजूदगी में ही बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है। तभी वो बोलता है कि मैं अभी चेन्नई में हूँ और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर कोई आपका दोस्त हो तो चेन्नई में मेरे से मिलने के लिए बोल दें। अब पुलिस यहीं से जाल बिछाना शुरू कर देती है। अभी तक जितना भी सस्पेंस हो रहा था, जितना भी घटना जो अंजाम दिए जा रहे थे वो कैदी के तरफ से दिए जा रहा था, अब पुलिस जो है ना फिल्मी अंदाज में अपने तरीके से प्लान बनाती है। पुलिस जो है अपने ही किसी पुलिस के आदमी को एक आम आदमी के वेशभूषा में चंदन टीका लगाकर उस दोस्त के युवक बनकर, उसके दोस्त के दोस्त का युवक बनकर राजेश परमार से मिलने के लिए पहुंच जाती है। राजेश परमार यही समझता है कि वो जो उससे मिलने आते हैं वो उसके दोस्त के दोस्त हैं और वो उनकी मदद करने वाले हैं। तभी युवक समझ पाता उससे पहले पुलिस उसे अपने कब्जे में ले लेती है। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी सच्ची घटना थी और इस कहानी में एक जुर्म से बचने के लिए दूसरे जुर्म को अंजाम दिया जाता है। जो मृत युवक था, उस मृत युवक के बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि ये पास का किसी गांव का एक मजदूर होता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी उसी समय करीब पास के थाने में दर्ज करा दी जाती है। उस युवक का मर्डर कर दिया जाता है, जबकि उसका किसी तरह का कोई अपराध नहीं होता है। ये घटना बताता है कि हमें अपराध करने से बचना चाहिए। किसी भी युवक पे, अनजान युवक पे भरोसा नहीं करना चाहिए और लालच में कभी भी नहीं आना चाहिए। आपको ये घटना कैसे लगी? इस ऐसे ही और घटना के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से हम मिलते हैं।